अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है द क्लोराइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड लेड। तो पहले इनके क्लोराइड्स हमने देखनी है, ठीक है। अब जब आपके पास कार्बन, सिलिकॉन और लेड क्लोराइड्स बनाएंगे तो उसमें भी वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखेंगे, जैसे कि पिछले आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, प्रीवियस जो हमने किया था उसमें कि आपके पास जो क्लोराइड्स बनेंगे वो +4 फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होंगे या +2 फॉर्म में, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी फॉर्मेशन होगी। तो दिस ऑल हैव द फार्मूला XCl4, ठीक है। मतलब 4 ग्रुप का कोई भी आपके पास मेंबर है वो X उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और Cl4 जो क्लोराइड बना रहा है। तो आपके पास जो ऊपर वाले आपके पास ऊपर जो दो से 3 एलिमेंट्स हैं वो +4 की फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो वो XCl4 बनाएंगे। और इसके अलावा लेड भी आपके पास PbCl4, ये आपके पास देखें कि इजी रिडक्शन ऑफ लेड फ्रॉम +4 to +2 PbCl4 की रिडक्शन हो रही है PbCl2 + Cl2 में। तो PbCl4 का जो +4 में क्लोराइड बनेगा, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि Pb +2 फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इस वजह से वो साथ ही PbCl2 + क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। All of them are liquid at room temperature, although at room temperature lead-4 chloride will tend to decompose to give lead-2 chloride and chlorine gas. Next है lead-2 chloride PbCl2। इसकी आगे प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये वाइट सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है और ये वाटर में सॉल्युबल है और हॉट वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है। उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी है 4 ग्रुप के जो क्लोराइड्स हैं, तो स्टेबिलिटी में अगेन वही चीज़ है कि +4 में कुछ आपके पास स्टेबल हैं और जो नीचे वाले आपके पास टिन और लेड हैं वो +2 में स्टेबल हैं। तो अगर वो +4 वाला क्लोराइड बनाएंगे तो वो साथ ही +2 में रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन विद वाटर, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में आपके पास फर्स्ट स्टेप है, इसमें ये आपके पास बेसिकली 2 स्टेप्स में है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास है कि ऑक्सीजन एटम ऑफ H2O विच एक्ट एज डोनर अटैक द सेंट्रल एटम ऑफ द हैलाइड टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद इट। तो आप देखें कि कोई भी यहाँ पे M आपके पास MX जो आपके पास इसका जो 4 ग्रुप में से हम कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है, क्लोराइड आप कोई भी ले रहे हैं, और साथ में आपके पास है 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आप वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि मेटल को चारों तरफ से अटैक करेंगे, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो, और इंटरमीडिएट बना देंगे। इंटरमीडिएट आपके पास होती है जो शॉर्ट लिव स्पीशी बनती है, ठीक है ना, और ये साथ ही दोबारा से स्प्लिट होकर ये आपको ओरिजिनल कंपाउंड देती है, बहुत थोड़े टाइम के लिए बनती है। तो इसमें आपके पास क्या हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल M को सारे जाके अटैक करेंगे। आप M को ये अटैक करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे आपके पास के जो वाटर मॉलिक्यूल का OH बॉन्ड है वो M के साथ अटैच हो जाएगा और एक जो हाइड्रोजन पीछे रह जाएगा वो वहाँ से X को लेके बाहर आ जाएगा। तो 4HX माइनस करके आपके पास M के साथ 4OH अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है ना। आपके पास क्या होगा कि मेटल हैलाइड को जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो आके अटैक करेंगे और अटैक करने से वो वहाँ पे जो एक हाइड्रोजन वाटर का है वो उधर से एक X को, मतलब कि एक हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल थे तो वो 4 को साथ ले जाएंगे, तो इस तरह -4X और आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा। Why the tetrahalides of carbon are not hydrolyzed while those of silicon, germanium and tin get readily hydrolyzed can be explained and follow। अच्छा, जो आपके पास 4 ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है वो इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता, बल्कि जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं वो हो जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि जो कार्बन है हमारे पास, आपको पता है कि कार्बन अगर आप अभी तो हम 4 पीरियड की बात करें, लेकिन अगर आप ग्रुप में देखें तो कार्बन 2nd पीरियड में आता है, ठीक है, और उसके बाद जो बाकी हैं वो 3rd 4th रिस्पेक्टिवली इस तरह पीरियड्स में आ रही हैं। तो आपके पास जो कार्बन 2nd पीरियड में है, तो जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो वहाँ से आपको पता लगता है कि इसमें 1s2 2s2 एंड 2p2 इन्वॉल्व है, इसमें कोई भी d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें क्योंकि d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि वाटर में जो लोन पेयर है वो एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इस वजह से इसके पास कोई डी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इस वजह से ये उन लोन पेयर को अकोमोडेट नहीं कर सकता और ये फिर वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। जबकि जो बाकी हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये आपके पास इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है जो कि लोन पेयर को एक्सेप्ट करके इनके साथ बॉन्ड बना देते हैं। The ease with which the tetrahalides are hydrolyzed by water decrease from
सिलिकॉन टू टिन द मेटेलिक करेक्टर ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज इन दिस ऑर्डर, ठीक है। मेटेलिक करेक्टर उनका इंक्रीज हो रहा है तो हाइड्रोलाइजेशन उनकी डिक्रीज हो रही है। और टेट्राहेलाइड्स आपको पता है कि जब भी 4 हैलोजेंस उसके साथ अटैच होंगे तो आपके पास जो जर्मेनियम और टिन टेट्राहेलाइड्स आर लेस रेडिली हाइड्रोलाइज्ड देन सिलिकॉन टेट्राहेलाइड्स, क्योंकि जर्मेनियम और टिन जो है वो ग्रुप में नीचे आ रहे हैं सिलिकॉन से, सिलिकॉन कार्बन के फ़ौरन बाद आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, इट मे बी मैंशनड हियर दैट एम्प्टी ऑर्बिटल आर ऑलवेज अवेलेबल with any atom and can be utilized if sufficient energy is provided for the reaction to occur. CCl4 under hydrolysis when superheat steam is used. अच्छा, अब आपके पास जब CCl4 को वाटर के साथ हम कर रहे हैं तो आपके पास फॉस्जीन गैस प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पे इस बात का पर्पज़ ये है कि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो पी के पास कुछ अवेलेबिलिटी होती है लोन पेयर को या किसी भी बॉन्ड बनाने की, तो अगर उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो वो रिएक्शन हो सकता है। जैसा कि वाटर को जब आपने सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट किया तब जाके रिएक्शन होगा, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल वाटर के साथ या कोल्ड वाटर के साथ कर रहे हैं तो फिर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और जो फॉस्जीन गैस है आपके पास ये इंडस्ट्रियल पर्पसेस में काफ़ी यूज़ होती है और इसकी जो स्मेल है वो आपके पास लाइक ग्रॉस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ टेट्राहेलाइड्स ऑफ लेड। ओके, हाइड्रोलिसिस जब लेड की हो रही है तो पहले तो आपके पास लेड PbCl2 + Cl2 में, इसका रीज़न आपको पता है कि वो स्टेबिलिटी के लिए इसमें स्प्लिट हो जाएगा। और PbCl4 की हाइड्रोलाइजेशन के हाइड्रोलाइज आपके पास हो रहा है कि PbO2 + HCl इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। Accepting the tetrahalides of carbon, those of silicon, germanium, tin and lead react with halides ion and form the hexahalo complex ion like SiF6-2GeX6-2 फॉर एग्जांपल। और नेक्स्ट आपके पास जो भी टेट्राहेलाइड्स हैं कार्बन के अलावा, कार्बन के जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं, जब वो उनके जो टेट्राहेलाइड्स हैं जब वो और हेलाइड से रिएक्ट करते हैं तो वो हेक्सा हेलो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जैसा कि आपके पास है SiF6, ठीक है। वो टेट्राहेलाइड से हेक्सा में कन्वर्ट हो गया, 4 से 6 में जा रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है ऑक्साइड्स। ग्रुप 4 के जो ऑक्साइड्स हैं, ग्रुप 4 में सबसे पहले आपके पास है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास 3 तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और इसके अलावा अदर ऑक्साइड लाइक C3O2 Pb3O4, ठीक है। इनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, लेकिन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड जिसमें एक ऑक्सीजन है और जिसमें आपके पास 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर डिस्कस हुआ है। पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देख लें। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपके पास ये गिवन है CO2। तो यहाँ पे इसका जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। और कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस whereas silicon dioxide is hard high melting solid, the other dioxide are also solid, ठीक है। जो फर्स्ट मेंबर है कार्बन, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा तो सिर्फ वो गैस होगा, जबकि बाकी जो सब हैं वो सॉलिड फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, सामने आपके पास है। और ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड का भी स्ट्रक्चर आपको गिवन है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और इसके अलावा इट हैज़ 2 डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन ने अपने, आपको पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाएगा ना, तो इस वजह से इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं। एक आपके पास एक राइट जो कार्बन ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड बनाएंगे और जो लेफ्ट कार्बन ऑक्सीजन है वो भी 2 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ 2-2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं। कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज एंड ऑक्सीजन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आप इसकी चेक कर सकते हैं कि जो आपके पास कार्बन है वो sp है और जो ऑक्सीजन है वो sp2 है। नेक्स्ट आपके पास है द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर। ओके, आपके पास आप इस स्ट्रक्चर को देख के गेस कर सकते हो कि लीनियर स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो इसमें बॉन्ड एंगल है वो 180 का है। और इसके अलावा क्योंकि इसमें दोनों तरफ से ऑपोजिट फोर्स, एक तरफ अगर आप देखो आपके पास इस तरफ भी ऑक्सीजन है, उस तरफ भी ऑक्सीजन है, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी सेम है, तो जिसकी वजह से इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 है।
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसका, और बॉन्ड लेंथ इनकी 115 पिकोमीटर है, और इनका जो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में आपके पास क्या होगा, ये मैक्रोमोलिक्यूल होता है। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल इसमें आपके पास कैसे है कि सिलिकॉन आपको पता है मोस्ट अबंडेंट एटम है, एलिमेंट है अर्थ पे आफ्टर ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बाद जो दूसरे नंबर पे है वो सिलिकॉन आपके पास है। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन जब आपके पास टेट्राहेड्रल यूनिट्स में मर्ज होते हैं, जैसा कि डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, तो उस तरह से आपके पास ये भी इसका भी स्ट्रक्चर होगा। ये देखिए आप, ये इसका स्ट्रक्चर गिवन है। एक सिलिकॉन ने अपने साथ 4 ऑक्सीजन्स को अटैच किया हुआ है। ठीक है, और ऐसे इसके बॉन्ड बनते जाएंगे। और ये स्ट्रक्चर आपको पता है कि एक सिलिकॉन जो है वो 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड सिलिकॉन आर सिमिलर इन हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों के पास, और 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है। ठीक है, ये दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। कैसे है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस है, जबकि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो आपके पास सॉलिड है। सिलिकॉन एटम्स आर मच लार्जर इन साइज देन कार्बन एटम एंड टेंड टू सराउंड बाय मोर ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, एक रीज़न इसका ये है कि इसका साइज़ बड़ा होता है, तो ये ज़्यादा को ऑक्यूपाई कर सकता है। दूसरी बात है इसमें कि ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, जबकि ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं, जबकि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। और कार्बन लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जबकि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ मिलकर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। इसने अपने साथ 4 ऑक्सीजन अटैच किए हैं, जबकि कार्बन ने 2 ऑक्सीजन अटैच किए थे, वो लीनियर स्ट्रक्चर था। ये आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका इसको बोलते हैं, इसका जो फॉर्मूला है SiO2। ठीक है, और ये जितना मर्जी इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते जाओ, बड़ा करते जाओ, लेकिन ये एज 1 मॉलिक्यूल के तौर पे कंसिडर होगा। ओके, नेक्स्ट इनका आपके पास है एसिड बेस्ड बिहेवियर ऑफ ग्रुप 4 ऑक्साइड्स। द ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट एट द टॉप 4 ग्रुप आर एसिडिक। ठीक है, पहले आपके पास एसिडिक है, लेकिन एसिडिटी इनकी ऑफ द ऑक्साइड इनका जो आपके पास एसिड करेक्टर है वो जैसे जैसे नीचे आए वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड जो टॉप ग्रुप पे टुवर्ड एम्फोटेरिक एट द बॉटम। तो इसकी आप एग्जांपल देखें, कार्बन एंड सिलिकॉन ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूजुअली ट्रीटेड एज इफ इट वाज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, बट इन फैक्ट it is a very weak, slightly acidic. It does not react with water, but it will react with hot concentrated sodium hydroxide. वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके मेथानोएट बना रहा है आपके पास. नेक्स्ट आपके पास है कार्बन एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड. पहले कार्बन का मोनोऑक्साइड, अब डाइऑक्साइड को देखेंगे तो ये भी दोनों आपके पास वीकली एसिडिक हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास इनके रिएक्शन है विद वाटर एंड विद बेस. विद बेसिस अब आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके पास बेस के साथ एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो सोडियम कार्बोनेट बना रहा है, और समटाइम सोडियम कार्बोनेट एंड समटाइम सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पास बन रहा है. जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो सोडियम सिलिकेट बना रहा है. Calcium oxide react with silicon dioxide to produce a liquid slag, calcium silicate. This is also an example of acidic silicon dioxide reacting with a base. तो ये आपके पास एसिड और बेस की रिएक्टिंग एग्जांपल है. नेक्स्ट आपके पास है जर्मेनियम, टिन एंड लेड ऑक्साइड. तो पहले हमने कार्बन और सिलिकॉन का देखा, फिर अब बाकी जर्मेनियम, टिन और लेड जो नीचे वाले आपके पास है उनका देखना है. उनके पहले मोनोऑक्साइड, क्योंकि जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं इनके सबके जो ऑक्साइड मोनोऑक्साइड है वो सबके एम्फोटेरिक हैं. ठीक है. और बेसिक नेचर इनकी क्या है, जितने भी ऑक्साइड्स हैं एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे. लाइक आपके पास एग्जांपल है XO प्लस HCl, तो आपके पास XCl2 प्लस वाटर है. ठीक है. ये आप एग्जांपल देख के आप यहाँ पे आप इनमें से जर्मेनियम, टिन और लेड आप इन सबको पुट कर सकते हो X की जगह पे, और आपके पास सेम रिएक्शन होगा. नेक्स्ट आपके पास है द एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. अच्छा जी, ऑक्साइड्स की एसिडिक नेचर आपके पास क्या है. ऑल ऑफ दीज ऑक्साइड्स ऑल्सो रिएक्ट विद बेस. अब ये ऑक्साइड भी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. ठीक है. और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो
XO2 -2 प्लस H2O बन रहा है। नेक्स्ट है डाइऑक्साइड्स। अभी हमने इनके पहले ऑक्साइड्स की बात की है, मोनोऑक्साइड्स की। अब जो डाइऑक्साइड हैं, डाइऑक्साइड भी एम्फोटेरिक हैं और एसिडिक और बेसिक बहुत प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो आपके पास पहले बेसिक नेचर ऑफ डाइऑक्साइड्स हैं और फिर आपके पास एसिडिक नेचर ऑफ डाइऑक्साइड्स हैं, ठीक है। तो ये इनफ है। फिर नेक्स्ट जो आपके पास ग्रुप 7 एलिमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट करेंगे टॉपिक।